चलिए चलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, तो कल हमने जो बताया था थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उसको। कल हमने बताया था नेचर ऑफ गैस बात करते हैं। तो हमने एक चीज आपसे बताया था, जितनी इजीली लिक्विफाई होगी, जितनी इजीली लिक्विफाई होगी उसका एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, यानी एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ये बताया था आपको। और गैस का लिक्विफिकेशन जो होता है, और लिक्विफिकेशन जो होता है ऑफ गैस, वो किस डिपेंड्स अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, इसका मतलब है किसी भी गैस का TC जितना हाई होगा, लिक्विफिकेशन भी क्या होगा, हाई होगा। तो जितना ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा एडजॉर्प्शन भी उतना ही हाई। ये हमने कल बताया, इतनी बातें आपको बताई, इतनी बातें हमने कल आपको चर्चा किया था, आपसे बातचीत भी की थी। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कौन सा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर चलेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दूसरा पार्ट आज हमारा है, हम लोग लेकर चलेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो पहले हमें आपने बताया था कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है भाई, एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। तो बताया था ना, इसमें हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। तो इसका मतलब है आपने लिया क्या, एडजॉर्बेट लिया, और ले जाना है एडजॉर्बेंट पे। तो जब ये गैस जो है, मान लीजिए गैस है और ये क्या है, सॉलिड है। ठीक, ये गैस है, गैस पे जाकर के सॉलिड को क्या होना है, एडजॉर्ब होना है। गैस जाकर के सॉलिड पर एडजॉर्ब होगा, तो क्या होगा, ये गैस किसमें बदल रहा है, लिक्विड में। गैस का लिक्विड में बदलना कौन सी प्रोसेस कहलाता है, कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। यानी ये अब देखिए, ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्प्शन। ठीक है भाई, क्या हो जा रहा है, गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड, गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, और प्लस यहाँ क्या निकल रही है, हीट। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। यहाँ कंडेंसेशन हुआ है ना। तो देखिए ये प्रोसेस हो रहा है एडजॉर्प्शन में। एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्बेंट से जाकर के एडजॉर्ब हो रहा है, ये तो हो रहा है। जैसे ही दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे उसमें क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। तो हीट निकलेगा, इसका मतलब एक्सोथर्मिक हो गया। लेकिन अगर इसी को अलग करना हो, ध्यान दीजिएगा, अलग करना हो तो क्या होगा, गैस को सॉलिड के सरफेस से अलग करने की प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं डीजॉल्व। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीजॉल्व। यानी ये डीजॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, डीजॉर्प्शन।
यानी फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है, एडजॉर्प्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन कैसा है, डिजॉर्प्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक। भाई ये रिएक्शन अगर इधर चल रहा है तो हीट देना पड़ रहा है ना, इसका मतलब है अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आपने दिखाया कैसा है, एक्सोथर्मिक, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या कह रहे हैं, एंडोथर्मिक होगा। भाई इन दोनों को डिटैच करना, अलग करना है ना, तो इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब है ये आपका एडजॉर्प्शन हो गया, और ये आपका क्या हुआ, डिजॉर्प्शन हो गया। डिजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन ये हो गया। अगर आप इस चीज को ध्यान दीजिए, इस चीज को ध्यान दीजिए, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग इस चीज को ध्यान दें तो फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड रिएक्शन, एंडोथर्मिक। तो अगर आपको याद हो 11th में आपने इक्विलिब्रियम में प्रिंसिपल पढ़ा, ली जैकबियन प्रिंसिपल। ली जैकबियन प्रिंसिपल में आप इक्विलिब्रियम ये है, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। अब यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट आपको देखना है, टेम्परेचर के कौन से रिएक्शन को फेवर करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है, अगर आपको याद हो ली जैकबियन प्रिंसिपल में, हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ये है। इसका मतलब है डिजॉर्प्शन होगा, और जब डिजॉर्प्शन होगा तो एक्सटेंट क्या होगा, घटेगा, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल। According to Lee Chatterian principle, high temperature favors endothermic, high temperature favor endothermic reaction। ये इसके आधार पे हम कह रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे भाई। और एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे कौन सा है, डिजॉर्प्शन। It means एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर जो है उसने किसको फेवर किया, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। इसका मतलब एडजॉर्प्शन जो होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा। आप समझा रहे हैं ना, है? लेकिन इसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग किसी केस में आते हैं, मोस्टली फिजिजॉर्प्शन के। केमिजॉर्प्शन में टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है ना, है? तो ये जब भी हम लोग बात करेंगे तो मोस्टली पहले फिजिजॉर्प्शन के लिए बात करेंगे, फिजिजॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन की हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एनर्जी जो आता है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो जनरल कॉन्सेप्ट लिया गया, तो सीधे सीधे हम लोग इसको दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं 28 को।
अगर हम इसी पे दिखाएं और चीज, देखिए एक ग्राफ आपको दिखा रहे सिंपल, x/n क्या है बताते हैं, और टेम्परेचर क्या, इसको प्रेशर के लिए ले रहे हैं और ऐसे बना बोल रहे हैं। एक है 195 केल्विन, दूसरा है 244 केल्विन, और तीसरा है 273 केल्विन। 273 केल्विन ये ले रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसको बना रहे थे, इसके कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। देखिए ये प्रेशर है, और इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जानते हैं, x/m को हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। x जो है वो क्या है, x मास है, x जो है मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m जो है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक, तो कितने मास पर कितना गैस एडजॉर्ब हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये x/m है, ये आपका है, और यहाँ पे हमने लिया जो है जानते क्या है, एंटी एडजॉर्ब कितना है। यहाँ पे हम जो ले रहे हैं इस वाले इधर दिखा देते थोड़ा सा ज़्यादा। 195 केल्विन, 244 केल्विन, 273 केल्विन, और ये प्रेशर ले लिया है, क्योंकि गैस जो होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी या एडजॉर्प्शन जो है प्रेशर पे ज़्यादा डिपेंड करती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर। और ये x/m, इसे आपने यहाँ पे दिखाया क्या है कि N2 एडजॉर्ब, यहाँ पे दिखाया है N2 एडजॉर्ब, N2 एडजॉर्ब हो रहा इन क्यूबिक सेंटीमीटर, इधर दिखा है। ठीक है, यहाँ पे कितना एडजॉर्ब हुआ देखिए, 45 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस टेम्परेचर पे 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, इस टेम्परेचर पे 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या है, ये अमाउंट कहाँ से मिला, ये है N2 गैस एडजॉर्ब ऑन 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल। 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लिया है, उससे इतना अमाउंट नाइट्रोजन गैस एडजॉर्ब हो रहा है। और सब में देखिए टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही तो पढ़ा है आपने, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर 195 क्यूबिक सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है ना, 244 बढ़ा टेम्परेचर, अमाउंट कम होगा कि नहीं, फिर और बढ़ा अमाउंट और कम हो गया। तो यही चीज़ हम कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका है फिजिजॉर्प्शन जो है, फिजिजॉर्प्शन क्या हो रहा है, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हो?
अच्छा अगर मान लीजिए ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे राइज कर लिया, जब मैंने टेम्परेचर यहाँ दिया था ना, अब टेम्परेचर ना दिया हो तो ऐसे समझो, एक ग्राफ ऐसे दिया, एक क्वेश्चन आपके लिए, देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं, ग्राफ दिया गया वही चीज x/m और p, ठीक, और यहाँ पे दिया है ऐसे ही दिया है T1 T2 T3, ठीक। अब आपको इसका सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस फॉर टेम्परेचर। सीक्वेंस फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे हमने ले लिया फिजी-जॉर्डसन के लिए, ध्यान दीजिएगा, और आपको केमी-जॉर्डसन के लिए, दोनों के लिए बताना है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। सोचो, 1 मिनट सोचो, तब बताओ। बुद्धि ने काम करी नहीं। एक तो एक फिजी-जॉर्डसन तो यही बताए हैं, आप देख रहे हो, फिजी-जॉर्डसन वाला तो यही दिखाई दे रहा। ऐसे समझो, ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है T1 टेम्परेचर का, ये T2 टेम्परेचर का, ये T3 टेम्परेचर का। किसमें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है? T1 का। और हाई टेम्परेचर जो है ये फिजी-जॉर्डसन डिक्रीज करता है, इसका मतलब T3 सबसे ज़्यादा होगा। सीधे सीधे तो सेक्वेंस दिखाई दे रहा है ना। ये होगा T3 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है। अब केमी-जॉर्डसन में क्या होगा? केमी-जॉर्डसन में एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है? आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो हाई टेम्परेचर होने पर केमी-जॉर्डसन ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा? T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T3। इसके लिए उल्टा हो जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T3। ये है क्वेश्चन इस तरह। बात समझ आई ना? है यहाँ पे अगर आप एक लाइन लिख देते हैं, फॉर केमी-जॉर्डसन, केमी-जॉर्डसन some activation energy are required, some activation energy are required। यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केमी-जॉर्डसन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना। ऐसे ही है, बस समझ आई ना? हमने एक लाइन उसमें लिख भी दिया है। चले, ये तो आइडिया हुआ ना, इसको कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चले आगे हो। अब आइए इसी में चलते हैं, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, तो इसी में x/m और p के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें। एट पर्टिकुलर, देखो एक ग्राफ पे एक टेम्परेचर पे ये ग्राफ है, एक टेम्परेचर। तो आप शुरुआत में देख रहे हैं क्या हो रहा है? x/m लगभग डायरेक्ट बढ़ रहा है, फिर कर्व दिखाई दे रहा है, फिर कांस्टेंट आ जाए। तो ये वेरिएशन दिखाई दे रहा है ना, एक कुछ दूरी पर चलने पर बढ़ रहा है, फिर कर्व हो रहा है, और फिर कांस्टेंट आ रहा है। तो इसको समझाने के लिए एक आइसोथर्म आया, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आइए है करिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो मीन्स क्या होता है? थर्म मीन्स टेम्परेचर। यानी हमको ग्राफ प्लॉट करना, एक ग्राफ बिटवीन
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस T एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एक ग्राफ किसके किसके बीच में, बिटवीन x बाई एम, x और m बताया भी क्या है ना, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कितने, अभी आप बार बार ले रहे, 1 ग्राम में इतना क्यूबिक सेंटीमीटर क्या कर रहा है, गैस एडजॉर्ब हो रहा है, बार बार यही तो कह रहे हैं। तो हमारा अमाउंट फिक्स रहेगा, उस अमाउंट पर कितना ml या क्यूबिक सेंटीमीटर गैस एडजॉर्ब हो रहा है, तो वो दोनों का प्रपोर्शन है। तो x बाई एम वर्सेस p के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। 2 तरह का हम लोग आइसोथर्म पढ़ते हैं, 2 टाइप्स ऑफ आइसोथर्म। एक को हम लोग कहते हैं फ्रेंडलिच, स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा ना जाइएगा, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और दूसरा है लैंगमुअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो इनकी लिमिटेशन थी वो समझा दी, और ये आपके यहाँ जो है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाएगा, क्या कमी थी तो उससे आइडिया आपको हो जाए। ठीक है भाई, चलो भाई, तो एक ग्राफ पहले बना लिया जाता है, ग्राफ को देख लिया जाता है, फिर उसी से चर्चा किया जाए। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। IM इसका बड़ा रोल है, x बाई एम, x क्या एडजॉर्बेंट और m क्या, मतलब गैस जो एडजॉर्ब हो रही है किसी सॉलिड, और ये क्या है P। ठीक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप ले चलिए इसको, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप इसको ले चलेंगे तो आप देखिए ऐसे दिखाई, तो आप चाहें तो इसको ऐसे, शुरुआत में देखिए प्रेशर क्या है, लो है, प्रेशर लो है, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नहीं, देख रहे हैं। तो हम मान लेते हैं एक ये लो प्रेशर रीजन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, हाई प्रेशर रीजन, ये हाई प्रेशर रीजन, ये मॉडरेट कर दे रहे हैं, इंटरमीडिएट ले रहे हैं, और ये लो प्रेशर रीजन। ये 3 रीजन में हमने इस ग्राफ को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तीनों में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब शुरुआत में हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा है, x बाई एम की वैल्यू बढ़ रही है, यानी जब प्रेशर है तो उस समय x बाई एम की वैल्यू धीरे 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 बढ़ रही है। इसका मतलब है जब x बाई एम प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो x बाई एम बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद देख रहे हैं कि धीरे धीरे कर्व बनाना शुरू कर दे रहा है, यानी इंटरमीडिएट रेंज में क्या दिखाई दे रहा है, मॉडरेट रेंज में दिखाई दे रहा है कि वो कर्व x बाई एम की वैल्यू है। फिर हाई प्रेशर रीजन में देख रहे हैं और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया है, तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा है। एक सिचुएशन के बाद क्या होता है, इस सिचुएशन के बाद हम देखते हैं x बाई एम की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट हो गई, x बाई एम की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और जहां से ये कांस्टेंट हो रही है उस प्रेशर को हम लोग एक नाम देते हैं सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर, ये pH है। ठीक है, और इस स्टेज पर जो एडजॉर्प्शन है और डीजॉर्प्शन है दोनों इक्विलिब्रियम में आते हैं। इस स्टेज पे एडजॉर्प्शन और ये डीजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम में आते हैं, लेकिन
ये सब चीज़ों को नहीं बताई। इन्होंने कहा प्रेशर पे अगर डिपेंड कर रहा है तो एक रिलेशन इन्होंने डेवलप किया। और इन्होंने क्या कहा, इनके हिसाब से फ्रेंडली जी के फ्रेंडली एडजर्सन आइसोथर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, इसी को हेड डालिएगा, फ्रेंडलिच एडजर्सन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजर्सन आइसोथर्म में क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो x/m है प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और प्रेशर की पावर इन्होंने 1/n रखी। प्रेशर की पावर 1/n, और 1/n की वैल्यू जो है ये 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है। द वैल्यू ऑफ 1/n इज बिटवीन 0 and 1, ठीक है, 0 और 1 के बीच। तो S/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन्होंने कहा, और 1/n ले लिया, ठीक। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसी के इस रीजन को लेते हैं, इस रीजन को लेते हैं और इस रीजन को, ठीक है। तो पहला ये देखिए, इन्होंने क्या किया, इस ग्राफ को कैटेगराइज किया। पहला, एट लो प्रेशर रीजन, आप बताइए लो प्रेशर रीजन में क्या हो रहा है, x/m और p में क्या संबंध दिखाई दे रहा है डायरेक्टली। तो x/m और p यानी 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1 होगी, तभी तो होगा। इसका मतलब एट लो प्रेशर रीजन पे x/m p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब है 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तभी तो होगा भाई, ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 हो गया। तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ जाएगा, नहीं ये चीज, बोलो भाई। अब अगर इसको आप इसको सिर्फ लो प्रेशर रीजन का ग्राफ प्लॉट करिए तो ऐसे ग्राफ आएगा ना, x/m और p, यही तो आएगा, ये ऐसे दिखाई देगा नहीं। अरे ये वाला ग्राफ आपका ऐसे ही दिखाई देगा कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे जगह स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा ओरिजिन से। यानी ये क्या है आपका पॉजिटिव फ्लो विद स्ट्रेट लाइन, तो ये सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। यानी x/m एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को जब भी आप बढ़ाएंगे x/m की वैल्यू धीरे 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 क्या होगी, बढ़ेगी। ये कौन सा है ग्राफ आपका, ये वाला लिया है, बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए। यानी हम लोग ये लाइन इसको लिख सकते हैं, इन लो प्रेशर x/m that is amount of gas adsorbed on solid increases as pressure increases, shown by straight line, shown by straight line। कोई दिक्कत यहाँ तक हो, सीधा सीधा है ना। ऊपर से गए, ऊपर से दूसरा रीजन एट
at moderate range of pressure, at moderate range of pressure, मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर देख रहे हैं। तो अगर मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर देखेंगे तो उसमें तो सीधा सीधा है, प्रेशर कम तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम, प्रेशर उस कर्व की तरफ। ये इस पे डायरेक्टली जो अभी फार्मूला लिया था इन्होंने, P की पावर 1/n, और 1/n की वैल्यू क्या होगी 0 and 1। ये रहेगा। इसमें हाई प्रेशर रीजन देखिए, एट हाई प्रेशर रीजन। आप क्या कह रहे हैं हाई प्रेशर रीजन पे? वो x/m क्या है, x/m की वैल्यू, सॉरी x/m की वैल्यू कांस्टेंट आ रही, यानी प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गया। यानी प्रेशर की पावर क्या आनी चाहिए 0, प्रेशर की पावर 0, यानी 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1/n की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा 1/n की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है इन्फिनिटी आ जाएगी, है? तो हम लोग ये सीधे सीधे कह सकते हैं x/m एट हाई प्रेशर कह रहे हैं P की पावर क्या है 0 होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब है इट मीन्स 1/n की वैल्यू क्या होगी 0, 1/n की वैल्यू 0 है ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तभी तो ये संभव है सर। हाँ, मॉडरेट रेंज में जो ग्राफ रहेगा वो ऑरिजिन से ही रहेगा ना 20 रहेगा। हाँ 20 जिनसे सिर्फ यही वाला रहेगा, लो प्रेशर वाला ओरिजिन से रहेगा, मॉडरेट वाला तो यही से यहाँ से काट देंगे, धीरे धीरे ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। हो गया भैया, हटा इसको, ये ऊपर वाला हटा रहे हैं या नीचे वाला हटा रहे हैं? सुनो ध्यान से, अब ये क्यों कांस्टेंट आता है इनके समझ में नहीं आया, ये क्यों ऐसा कांस्टेंट आ रहा है x/m p पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ जा रही है इसकी, ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर। तो इसका मतलब है हम लोग कहते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कांट वैलिड एट हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन, ठीक। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, बात समझ में आया? He can't explain why x/m is constant, x/m is constant at high pressure region, at high pressure region। ये पता नहीं पाई। तो अब हम लोग चल रहे हैं, इसी को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू 1/n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन का क्या ले लेंगे लॉग, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रा करेंगे और स्लोप के जरिए हम लोग कांस्टेंट जो भी आपका वैल्यू आएगी उसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप से हम जो है 1/n की वैल्यू इसको है। तो देखें कहीं डालिए, वैल्यू ऑफ 1/n
is find how value of n 1 by n is find 1 by n की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो अभी आपने यही तो कहा x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n। प्रोपोर्शनल है, हटाइए तो कोई कांस्टेंट आएगा। x बाई एम इज इक्वल टू k ले रहे हैं, p ले रहे हैं, p की पावर 1 बाई n लिख दिया। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। अगर लॉग लेंगे तो लॉग x बाई एम इक्वल टू लॉग k हो जाएगा प्लस पावर आगे आके लॉग में ना 1 बाई n लॉग p हो जाएगा। एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है नहीं? इक्वेशन दिखाई दे रहा भी है ना? तो अगर आप ध्यान दीजिए, इसको अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करिए तो y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखिए y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। लॉग x बाई एम रखते हैं और x एक्सिस पे लॉग p रखते हैं। हमारा इंटरसेप्ट भी आ जाएगा, स्लोप से 1 बाई n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस पे रखना क्या है लॉग x बाई m ना। और फिर आपने ये कहा इस y एक्सिस के बाद x एक्सिस पे लॉग p रख लेते हैं। आपको स्लोप जो दिखाई देगा पॉजिटिव स्लोप, इंटरसेप्ट भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ओरिजिन से चलेगा नहीं, ओरिजिन नहीं चलेगा, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, इसको यहाँ ले लेते हैं और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जो है यहीं से आपका जो है एक ग्राफ दिखाई देगा इसको। ठीक है भाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या वैल्यू हो जाएगी वो लॉग के, ये इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट की वैल्यू। और स्लोप जो है एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए, एंगल बन जाएगा थीटा। तो स्लोप बराबर क्या आएगा tan थीटा बराबर 1 बाई n, ये वैल्यू आ जाएगी। सारी गैसें जरूरी नहीं इस इक्वेशन को फॉलो करें, ये कोई शर्त नहीं है कि यही इक्वेशन को हर गैस फॉलो करे। जो गैस फॉलो करेंगी वो गैस इस इक्वेशन को ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं दोज गैसेस, इसलिए कंडीशन रख दिया, दोज गैसेस विच फॉलो such conditions shows straight line graph with positive slope। पॉजिटिव स्लोप ये वैल्यू है स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद पॉजिटिव स्लोप। तो ये आपका वैल्यू हो गया, चलिए। और ये मोस्टली हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं जानते हैं, ये भी जान रखते हैं, ये मोस्टली हम लोग फ्रीज ऑप्शन के लिए डील करते हैं। ये जो आपका है कौन सा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये मेनली डील किसको करता है, फ्रीज ऑप्शन को ही मेनली डील करता है। लेकिन जो लाइमूअर है वो क्लीनिज ऑप्शन को भी डील करता है, तो दोनों को डील करता है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म
लैंगमुअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमुअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इन्होंने क्या दिया था? ठीक है, इन्होंने हमने बताया था ना मेनली डील किसके साथ करते हैं? मेनली डील्स विथ केमी जॉर्प्सन, केमी जॉर्प्सन के साथ ज्यादा डील करते हैं। तो बांट लेते हैं जिससे थोड़ा सा हो जाएगा एक बार। और इन्होंने क्या दिया? गेव ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, ठीक है। और वो इक्वेशन क्या था? x/m इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP, ये रिलेशन इन्होंने AP पढ़ता है AP और BP और दिक्कत तो नहीं ना हो? नींद आ रही हो? हमको नींद आ रही है, झुके नीचे चले जा रहे थे तब भी उठे हैं, हो जाता है कभी कभी। आवाज हमारी इतनी प्यारी है ना कि लोरी की तरह सुनाई देती है। लोरी इनका लोरी सुना। चलो अच्छा, ए और बी जो है ये कांस्टेंट है, ए बी आर कांस्टेंट, A, B are constant, depends upon nature of gas, depends upon nature of गैस, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? गैस के नेचर पे। तो देखो पहला लो प्रेशर रीजन, इसको सुनते भी चलोगे कोई दिक्कत भी नहीं इसमें। लो प्रेशर रीजन में कह रहे हैं, तो लो प्रेशर रीजन में आप क्या कह रहे हैं? पी की वैल्यू अपने आप क्या होगी? कम होगी। आप खुद ही कह रहे हैं ना, लो प्रेशर रीजन में पी की वैल्यू कम होगी। तो देखिए 1 प्लस BP, ये एक के कंपैरिजन पी की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रेशर इज वेरी लो, आपने खुद कहा। तो हम 1 प्लस BP को सिर्फ क्या मान लेंगे? 1 प्लस BP को क्या मान लेंगे? सिर्फ 1, यानी अप्रॉक्सीमेट 1। तो अब इक्वेशन क्या आ जाएगा? x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P आ रहा है, नहीं इक्वल टू AP आ रहा है। ये क्या है? कांस्टेंट। तो आ रहा है इक्वेशन जो बताया आपने, नहीं अरे भाई x/m, यानी कि R हम लोग लिख सकते हैं x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यही तो उन्होंने बताया था फ्रेंडली जी ने कि लो प्रेशर रीजन में x/m प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्होंने यही चीज ले लिया। इसमें क्या किया? एक के कंपैरिजन प्रेशर बहुत कम होगा, इस क्वांटिटी को इन्होंने क्या मान लिया? 1, और x/m इज इक्वल टू A/P। ए क्या है? कांस्टेंट है, तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो गया ना, सीधा सीधा। वही तो इक्वेशन आ रहा जो आप ले रहे थे। तो इसका मतलब इनका ग्राफ कैसे आ जाएगा? देखो x/m और P बनाया था ना आपने, ये ऐसे आ जाएगा, नहीं अभी बनाया ही था। दूसरा देखिए, इन मॉडरेट प्रेशर रीजन, मॉडरेट प्रेशर रीजन में आप कह रहे हैं x/m इज इक्वल टू 1 प्लस BP, ठीक। तो मॉडरेट रेंज में देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ये कोई भी चीज यहाँ से कम नहीं करेंगे। मॉडरेट रेंज में आपका ग्राफ जो आएगा वो x/m और P के बीच में ऐसे दिखाई देगा, ऐसे बस ऐसे कर्व की तरह दिखेगा, कर्व की तरह, ठीक है। ये वैल्यू अब देखिए, जब हम हाई प्रेशर रीजन कर रहे हैं, इन हाई प्रेशर रीजन, आप प्रेशर को ज्यादा कर दे, प्रेशर को बढ़ा दे रहे, यानी x/m
इज इक्वल टू AP अपान 1 प्लस BP, ये तो ले रहे हैं। तो P अगर हाई है, P इज हाई, तो 1 प्लस BP की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ध्यान दो, 1 प्लस BP की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, है BP की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो हम इसको पूरे को पूरा क्या मान लेंगे, BP, एक को इग्नोर कर देंगे। तो अब क्या आ जाएगा, देखो x बाई एम इज इक्वल टू AP बाई BP, PP कैंसिल हो जाएगा, नहीं PP कैंसिल हो गया, A और B क्या है, कांस्टेंट, तो x बाई एम क्या हो जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब ये देखिए समझा दिया कि नहीं उन्होंने, जो भी वैल्यू आपने लिया था x बाई एम इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब सिंगल लाइन में दिखा, सेकंड वाला समझ नहीं आ रहा। मॉडरेट रेंज में कोई भी चीज़ आप इग्नोर नहीं करें, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो ये आपको इस तरह से कर्व दिखाई, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, और इसमें आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा आसानी से आ जा रहा है, इसमें इग्नोर किसी को नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी वैल्यू जब आएगी तो इन्होंने कहा इस रेंज में प्रेशर ऐसे आएगा, जब लो पे ऐसे आ रहा है, हाई पे जो आपने दिखाया वैसे आ रहा है, तो मॉडरेट रेंज में तो ऐसे ही आएगा, बीच का ही आएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है हमने क्या कहा, x बाई एम बराबर ये तो ये भी हो जाएगा ना, यही तो है? अब आप देखिए x बाई एम, ध्यान दीजिएगा, x बाई एम और प्रेशर के बीच में अगर ग्राफ प्लाट करें तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना, ऐसे आएगा, ये हाई प्रेशर पे ऐसे आएगा। यही समझाना था इनको, ये देखिए समझा दिए। तीनों को अगर कंबाइन करके बना दें हम लोग ग्राफ, देखो तीनों को कंबाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कठिन तो नहीं है ना, सिंपल चीज़ है ना, तीनों को कंबाइन कर लें। अगर हम तीनों को कंबाइन कर लें, x बाई एम और P के बीच में ग्राफ जो आप पढ़ते हैं, क्या होगा, पहले ऐसे बढ़ेगा, फिर यूं यूं कर, ये ऐसे आएगा, ये हो जाएगा, यही तो आ रहा था, x बाई एम और P के बीच में एक ग्राफ आ जाएगा। आपने इसको क्या कर दिया, लो प्रेशर रीजन, ये क्या हो गया, मॉडरेट, ये हाई प्रेशर रीजन। बात समझ में आया मेरे लाल? कोई दिक्कत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इतनी बातों को डील कर लीजिए। तो इतनी बातों को आप डील कर लीजिए, बाकी की बातें नेक्स्ट आगे देखा जाएगा। थैंक यू।